हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम आप लोगों का अपने YouTube चैनल सूरज गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में बच्चे अक्सर गलतियां करते रहते हैं, तो आप अपने इस गलतियों से बचना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज का टॉपिक है यूज ऑफ इट एंड देयर। ये इट और देयर ये एक ऐसा वर्ड है कि ये इस रूल के अकॉर्डिंग जब हमारे सेंटेंस में आएगा तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। वैसे इट का मतलब यह और वह होता है और देयर का मतलब होता है वहां, लेकिन ये इट और देयर जब इस रूल के अकॉर्डिंग, जो रूल हम बताने जा रहे हैं, जब इस रूल के अकॉर्डिंग आएंगे तब इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। ध्यान रखिएगा। अब हमको ध्यान ये रखना है कि इट और देयर इनका यूज एज सब्जेक्ट के रूप में हम कब करते हैं, क्यों करते हैं। दोनों का यूज हम एक ही टाइप के सेंटेंसेस में करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही टाइप के सेंटेंस में जब दोनों का यूज करते हैं तो कैसे पता चले कि कहां इट आएगा और कहां देयर आएगा। कब करते हैं, ध्यान दीजिए। इट का यूज करते हैं जब सब्जेक्ट ना हो। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो इट का यूज करते हैं, और देयर का भी यूज तभी हम करते हैं जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तभी हम इट का भी यूज करते हैं और देयर का भी यूज करते हैं। अब हमको दिमाग ये लगाना है कि इट का यूज कब किया जाएगा और देयर का यूज कब किया जाएगा, जबकि दोनों सेंटेंस में यूज एक ही कंडीशन में होता है। जब हमारे किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना मिले, ऐसे सेंटेंस में हम इट या तो देयर को सब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन सेंटेंस में ये पहचानना थोड़ा कठिन होता है कि किस सेंटेंस में हम इट को सब्जेक्ट बनाएं और किस सेंटेंस में हम देयर को सब्जेक्ट बनाएं। तो इट और देयर के फुल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ध्यान दीजिए, इट का यूज हम तब करते हैं जब उस सेंटेंस में किसी दिन, महीना, किसी दिन, महीना, मौसम, तारीख आदि के बारे में बताए जाने पर। मतलब जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो और उसमें किसी दिन, मतलब सेंटेंस में किसी दिन के बारे में, या महीना मतलब किसी महीने के बारे में, जनवरी फरवरी वगैरह के बारे में, या मौसम सर्दी गर्मी बरसात, तारीख किसी की डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डेथ, इन ऐसे किसी तारीख के बारे में, किसी समय के बारे में, ओकेजन के बारे में, आदि चीजों के बारे में जब बताया जा रहा हो तब हम वहां सेंटेंस इट को बनाएंगे। और देयर को हम सब्जेक्ट कब बनाते हैं, इन्हीं चीजों के अगेंस्ट जब कोई सेंटेंस होता है, मतलब जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो और कोई दिन, महीना, मौसम आदि के बारे में ना बताए जाने पर, ना बताए जाने पर, मतलब ध्यान देना है कि जब दिन, महीना, मौसम, तारीख, समय आदि के बारे में बताए जाने पर, और दिन, महीना, मौसम आदि मतलब इन्हीं सारी चीजों को आदि कहा गया, आदि के बारे में ना बताए जाने पर। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है ना बताए जाने पर, यहां लिखा है बताए जाने पर। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो और उस सेंटेंस में किसी दिन, महीना, मौसम, तारीख, समय आदि के बारे में बताया जा रहा हो तो सब्जेक्ट इट बनाया जाएगा, और दिन, महीना, मौसम, तारीख, समय आदि के बारे में ना बताया जा रहा हो और सब्जेक्ट ना हो तो वहां सब्जेक्ट हम देयर को बनाएंगे। ठीक। देयर का यूज जनरली ऐसा होता है कि जब किसी वस्तु का, किसी भी वस्तु का कहीं पर होना या ना होना बताया जा रहा हो, कोई चीज कहीं पर है या नहीं है, यहां है वहां है कि नहीं है, ऐसा बताया जाने पर जनरली हम देयर का यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट। ठीक। अब हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें हम आपको उसी पॉइंट्स को यहां क्लियर करते हैं। जैसे आज रविवार है, जैसा कि हमने
पीछे सेंटेंसेस में बताए थे कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले उस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेंगे। जैसा कि रविवार आपका हुआ वर्ब, अब इसमें सब्जेक्ट को ढूंढेंगे तो पूछेंगे कौन, कौन रविवार है, सब्जेक्ट नहीं है। यहां एक बच्चा वर्ब, कौन एक बच्चा है, सब्जेक्ट नहीं है। कमरे में, इसमें में शब्द प्रीपोजिशन है, मतलब कि ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। यहां लिखा उसका जन्मदिन, ये हुआ हमारा वर्ब, तो कौन उसका जन्मदिन है, सब्जेक्ट नहीं है। ठीक, उसके दोस्त, ये हुआ वर्ब, कौन उसके दोस्त है, सब्जेक्ट नहीं है। बगीचे में, ये में प्रीपोजिशन लगा है, मतलब कि ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो जिस किसी सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट नहीं है इन चारों सेंटेंस में, ठीक, तो इन चारों में से कहीं इट सब्जेक्ट बनाया जाएगा, कहीं देयर बनाया जाएगा, कहां पर इट बनाया जाएगा, कहां पर देयर बनाया जाएगा, ये हमें कंफर्म करना है। जैसे आते हैं यहां, आज रविवार है, देखिए इसमें रविवार के होने की बात बताई जा रही है, इस सेंटेंस में रविवार के बारे में बताया जा रहा है, और रविवार एक दिन है। तो जब किसी दिन के बारे में बताया जा रहा हो तो वहां सब्जेक्ट हम इट बनाएंगे, यही चीजें हमने यहां बताया है। ठीक, इसमें आते हैं, पहले हम सब्जेक्ट को क्लियर कर लेते हैं, चारों में किसमें इट आएगा, किसमें देयर, उसके बाद आगे बताएंगे। एक बच्चा वर्ब, कमरे में एक बच्चा है। अब इसमें किसी दिन, किसी महीना, किसी मौसम या किसी तारीख के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए यहां पर आएगा सब्जेक्ट देयर। यहां सब्जेक्ट को क्लियर करते हैं, उसका जन्मदिन, जन्मदिन का दिन होता है या यूं कह सकते हैं वो तारीख है, तो इस सेंटेंस में किसी के जन्मदिन की तारीख या दिन के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहां भी सब्जेक्ट हमारा आएगा इट। ठीक, उसके दोस्त, बगीचे में उसके दोस्त हैं। अब बगीचे में उसके दोस्त हैं, यहां किसी भी दिन, किसी महीना, किसी मौसम या किसी तारीख की का जिक्र नहीं किया जा रहा है, मतलब यहां हमारा सब्जेक्ट बनेगा देयर। ये ठीक, सब्जेक्ट हुआ क्लियर। अब आते हैं आगे के प्रोसेस पे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं। ध्यान दीजिए, रविवार डू की क्रिया नहीं है, बच्चा डू की क्रिया नहीं है, जन्मदिन डू की क्रिया नहीं है, उसके दोस्त डू की क्रिया नहीं है। हमने आपको टेंस के पहले चैप्टर बताया था कि वर्ब दो प्रकार का होता है, डू का और बी का, जिसको हमने वर्ब माना। अगर ये क्रिया हमारी डू की नहीं है तो वहां हम पहले बी की क्रिया लिखेंगे। जिन लोगों ने हमारे टेंस के उस चैप्टर को स्टडी ना किया हो तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया जा रहा है, आप उस पर जाकर और उस चैप्टर को स्टडी कर लीजिए ताकि आपको टेंस को लिखने में गलतियां ना हो। तो ये क्रिया हमारी डू की नहीं है, इसलिए बी की क्रिया आएगी। ध्यान दीजिए कि इज हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर की बी की क्रिया, बी की क्रिया को ही हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया भी कहते हैं। तो वर्ब हमारी डू की क्रिया नहीं है, इसलिए पहले बी की क्रिया, फिर जिसको क्रिया मानी गई उसकी इंग्लिश। संडे को माना गया तो संडे। इनके अलावा जो चीजें एक्स्ट्रा बची उनको हम पीछे लिख देंगे, आज का टुडे। ये यहां आते हैं, सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब लिखना है। ध्यान दीजिए कि जहां पर हम देयर को सब्जेक्ट बनाते हैं, इट तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन देयर एक ऐसा न्यूट्रल एडवर्ब है जो कभी सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता। ध्यान दीजिए, देयर को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो अपने सेंटेंस के वर्ब को देखेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल। वैसे जनरली किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखा जाता है कि सिंगुलर या प्लूरल, इसके बेस पर हम जो भी क्रिया आती है, चाहे डू की हो चाहे बी की, उसको लिखते हैं। लेकिन जब देयर सब्जेक्ट बनता है तब देयर के सेंटेंस में हम वर्ब को सिंगुलर प्लूरल देखकर हम क्रिया को लिखते हैं, चाहे वो डू की क्रिया हो चाहे बी की क्रिया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वास्तव में जो हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए था वो वर्ब के स्थान पे चला जाता है। होना चाहिए था एक बच्चा कमरे में है, तो कौन कमरे में है? एक बच्चा, तो वो सब्जेक्ट होता। लेकिन सब्जेक्ट हमारा वर्ब के स्थान पे चला गया, वर्ब के प्लेस पे। जब कभी ऐसा होता है तभी वहां हम देयर का यूज करते हैं। तो चूंकि ये सब्जेक्ट होना चाहिए था वर्ब के स्थान पे है, इसलिए देयर वाले सेंटेंस में हम इस वर्ब को देखते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को लिखते हैं। तो एक बच्चा सिंगुलर है, इसलिए यहां भी आएगा इज, उसके बाद जिसको वर्ब माना गया उसकी इंग्लिश। एक बच्चा का अ चाइल्ड। ये बच्चा कॉम्प्लीमेंट कमरे में, तो कॉम्प्लीमेंट को हम आगे लिख देंगे इन द रूम, इन द रूम। ये यहां आते हैं, या इट सब्जेक्ट है, इट हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब आएगा। था लिखा है, पास्ट का रूप है, तो आएगा वाज। ठीक, उसके बाद लिखेंगे उसका जन्मदिन, तो इसकी इंग्लिश, उसका की इंग्लिश ही, हिज। अब उसका जिसको कहा गया, अगर वो कोई लड़का है तो हिज होगा, अगर उस लड़की है तो हर होती, लेकिन अगर लड़की होती तो उस, कल उसका जन्मदिन है तभी जन्मदिन था, तभी उसका ही कहा जाता, अगर लड़की होती तो हर हो जाता है।
जन्मदिन का हो जाएगा बर्थडे, बर्थडे। बचा क्या? कल। था लिखा है बीता हुआ कल, बीते हुए कल के लिए लिखते हैं यस्टरडे। यस्टरडे। ये नेक्स्ट बनाते हैं, यहां देयर सब्जेक्ट बना। जैसा कि हमने पीछे बताया कि जब सब्जेक्ट देयर बने तो हमें इस वर्ब को देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। उसके दोस्त, बगीचे में उसके दोस्त है। किसी के दोस्त अगर जन्मदिन पर आए हैं तो एक ही दोस्त नहीं होंगे, एक से अधिक दोस्त होंगे, तो यहां प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां आएगा सॉरी आर। ठीक, टेंस प्रेजेंट है तो आर। उसके बाद जिसको क्रिया मानी गई उसकी इंग्लिश, उसके दोस्त की इंग्लिश हो जाएगी हिज फ्रेंड्स। ठीक, बचा क्या? बगीचे में, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम यहां लिख देंगे इन द गार्डन। ये ठीक, तो इस तरीके से हमारा इट और देयर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। लेकिन हम अभी आपको कुछ और टाइप के भी सेंटेंसेस दिखाना चाहेंगे, तो कुछ और टाइप के सेंटेंस में हम दिखाते हैं आपको। चलिए अब कुछ और सेंटेंस हम आपको दिखाते हैं एग्जांपल में। जैसा कि ये सेंटेंस है, अंधेरे में एक कुत्ता है, तो एक कुत्ता वर्ब। कौन एक कुत्ता है? नहीं है सब्जेक्ट। अंधेरे में शब्द आपका हुआ कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि अभी हमने पीछे बताया था कि पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी चीजें हैं ढूंढ लीजिए, फिर ट्रांसलेट करिए। यहां आते हैं हानिकारक वर्ब। कौन हानिकारक है? नहीं है। क्या हानिकारक है? नहीं है। जो बचा कॉम्प्लीमेंट, दिन में सोना कॉम्प्लीमेंट नंबर 1, स्वास्थ्य के लिए कॉम्प्लीमेंट नंबर 2। ठीक, यहां आते हैं ले आओ वर्ब। कौन ले आए? नहीं है। क्या ले आओ? एक कुर्सी, ये ऑब्जेक्ट 1 है, और ये है आपका ऑब्जेक्ट 2, सॉरी ये है आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो इसको भी हम दिखाते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। यहां पर कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंस भी आपको मिलेंगे जिसमें आप अक्सर गलतियां कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां सब्जेक्ट नहीं है तो इसमें भी इट या तो देयर आएगा। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां अंधेरे में एक कुत्ता है। यहां अंधेरे के समय की बात तो बताई जा रही है, लेकिन अंधेरे की बात इसमें नहीं बताई जा रही। इस सेंटेंस में कुत्ते के होने की बात बताई जा रही है। ध्यान दीजिए, कभी कभी हमारे किसी दूसरे टाइप के सेंटेंस में या टेंस में या किसी भी टाइप के सेंटेंस में ये दिन, महीना, मौसम, तारीख को हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन यहां बताया गया कि दिन, महीना, मौसम, तारीख, समय आदि के बारे में बताए जाने पर उस सेंटेंस में किसी दिन, महीना, मौसम, तारीख या समय आदि के बारे में ही बताया जा रहा हो, तब हम सब्जेक्ट इट बनाते हैं, नहीं तो सब्जेक्ट इट नहीं बनाएंगे। जैसे कि इस सेंटेंस में अंधेरे के बारे में नहीं बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कुत्ता अंधेरे में था, कुत्ते के बारे में बताया जा रहा है, मतलब कि यहां पर इट नहीं आएगा और सब्जेक्ट भी नहीं है, इसलिए यहां पर देयर आएगा। कुत्ते का कहीं पर होना बताया जा रहा है। अभी हमने बताया था कि जब किसी चीज का, किसी वस्तु का कहीं पर होना या ना होना बताया जा रहा हो, तब वहां हम सब्जेक्ट जनरली देयर को बनाते हैं, तो यहां आएगा देयर। ठीक, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब लिखेंगे तो यहां ये क्रिया हमारी डू की नहीं है, इसलिए बी की क्रिया आएगी इज, क्योंकि सिंगुलर है, एक कुत्ता है। देयर इज अ डॉग। बचा क्या? अंधेरे में। अंधेरे में की इंग्लिश को हम कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे इन द डार्क। ठीक, दूसरे में आते हैं दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखिए इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें किसी दिन, महीना, मौसम, तारीख, समय आदि के बारे में नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इसमें किसी वस्तु का कहीं पर होना भी नहीं बताया जा रहा। देख लीजिए, दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें किसी का कहीं पर होना भी नहीं बताया जा रहा है। जिस सेंटेंस में किसी का कहीं पर होना ना बताया जा रहा हो और सब्जेक्ट ना हो, समझ जाइए कि वहां सब्जेक्ट इट बनेगा, क्योंकि यहां आदि आ गया। जब किसी सेंटेंस में किसी चीज के कंडीशन के बारे में भी बताया जा रहा होता है तो हम वहां सब्जेक्ट इट बना सकते हैं। तो जनरली आप ये ध्यान रखिए कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें दिन, महीना, मौसम, तारीख, समय आदि नहीं भी होता है, फिर भी वहां इट लगता है। ये आपको प्रैक्टिस पर बेस करता है कि आपको कब समझ में आएगा। तो ध्यान रखिए, समझने के लिए मेरी जर्नल वे में ये ध्यान रखिए कि उसमें
जब दिन महीना मौसम तारीख ना हो और सब्जेक्ट भी ना हो, तो देखिए किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का कहीं पर होना या ना होना बताया जा रहा है। अगर नहीं बताया जा रहा तो समझ जाओ कि सब्जेक्ट इट बनेगा, यहां इट। अब हानिकारक शब्द डू की क्रिया नहीं है, इसलिए टू बी की क्रिया आएगी इज, इट इज। फिर जिसको वर्ब माना गया उसकी इंग्लिश हानिकारक का हो जाएगा हार्मफुल। बचा क्या? दिन में सोना और स्वास्थ्य के लिए। इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ, ठीक। इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। बचा क्या? दिन में सोना। अब देखिए सोना एक क्रिया इसमें ना लगा है, तो ये नॉन फाइनाइट क्रिया मतलब कि इन्फिनिटिव बन गई। तो जब किसी कॉम्प्लीमेंट में कोई क्रिया और दूसरे शब्द दोनों आ जाए तो ये क्रिया पहले लिखेंगे और उसके बाद ये इसका क्लास होगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो सोना में ना लगा है इसलिए टू लगा के लिखेंगे टू स्लीप, टू स्लीप। बचा क्या? दिन में, इन द डे, इन द डे। ध्यान दीजिए यहां टू स्लीप के स्थान पर हम स्लीपिंग भी लिख सकते थे। इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ टू स्लीप इन द डे। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ स्लीपिंग इन द डे। दोनों सेंटेंस सही है, चाहे टू स्लीप इन द डे लिखे चाहे स्लीपिंग इन द डे, दोनों सही है। यहां पर आते हैं, यहां भी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ध्यान देना है यहां सब्जेक्ट नहीं है। हमने आपको एक लेक्चर में बताया था इंपरेटिव सेंटेंस, बताया गया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट नहीं होता। अब यहां ध्यान देना है, इंपरेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट नहीं होता, इट वाले यूज में भी सब्जेक्ट नहीं होता, देयर वाले यूज में भी सब्जेक्ट नहीं होता। तो अगर कहीं कोई ऐसे सेंटेंस आए जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, देखिए यहां भी सब्जेक्ट नहीं, यहां भी सब्जेक्ट नहीं, यहां भी सब्जेक्ट नहीं, ऐसे अभी पीछे हमने और सेंटेंस दिए थे जिसमें सब्जेक्ट नहीं था, इसमें इंपरेटिव भी हो सकता है। तो याद रखिए जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो पहले उसको पहचानने की कोशिश करिए कि कहीं वो सेंटेंस इंपरेटिव का तो नहीं है। कैसे पहचानेंगे? बहुत इजी पहचान बताता हूं। इट और देयर में, इट देयर और इंपरेटिव के डिफरेंस में, यूज ऑफ इट एंड देयर और इंपरेटिव को पहचानने का डिफरेंस ध्यान दीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस में है, था या होगा पीछे नहीं लिखा होता। ये सिंपल वे की पहचान है दोनों में डिफरेंस करने के लिए। इट और देयर वाले में है, था या होगा लिखा होगा, इंपरेटिव में है, था या होगा नहीं लिखा होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ले आओ। ले आना डू की क्रिया है, मतलब जिस काम को हम कर सकते हैं वो डू की क्रिया होती है। जिसमें डू की क्रिया क्रिया के स्थान पे लिखा हो, ये भी एक पहचान है कि वो इंपरेटिव वाला है अगर सब्जेक्ट नहीं है तो। इसमें डू की क्रिया नहीं होती। देखिए तो इन दोनों में सिंपल वे में डिफरेंस करने का एक तरीका ये हुआ कि जिसमें दिन महीना मौसम तारीख समय, सॉरी, कि जिसमें है, था या होगा ना लिखा हो और सब्जेक्ट ना हो तो ये सेंटेंस इंपरेटिव होगा। सब्जेक्ट नहीं है लेकिन है, था या होगा लिखा है तो वो सेंटेंस हमारा या तो इट या तो देयर वाला है। तो यहां पर है, था, होगा नहीं है, इसलिए यहां इंपरेटिव है। इंपरेटिव का रूल बताया गया था कि उसमें वर्ब पहले लिखते हैं, लाना का ब्रिंग, पहले वर्ब लिखेंगे ब्रिंग, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे एक कुर्सी, अ चेयर। बचा मेरे लिए तो लिखेंगे फॉर मी। ये तो ये हमने आपको दिया हमारे यूज ऑफ इट और देयर के फुल कॉन्सेप्ट को, और उम्मीद करता हूं कि सभी को इट देयर और इट देयर के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। और इंपरेटिव सेंटेंस भी जस्ट उसी की तरह होता है, तो उसमें डिफरेंस निकालना भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हमारे ये वीडियो, ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और हमारे इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर जरूर करिए ताकि उनको भी इससे लाभ हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।